दोस्तों क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि राजा भैया जिस तालाब में मगरमच्छ पाला करते थे उस तालाब में मायावती ने जब छापे पड़वाए थे तो उसमें किसका नरकंकाल मिला था। दोस्तों क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि राजा भैया को कल्याण सिंह एक समय कुंडा का गुंडा कहकर संबोधित किए थे। बावजूद इसके कल्याण सिंह के खेमे में राजा भैया 12 से 15 विधायक ले जाकर पटक देते हैं और उसके बाद कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दोस्तों क्या आपको यह किस्सा पता है कि कांग्रेस और राजा भैया के खानदान के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी थी और इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था कि आज तक राजा भैया के खानदान से कांग्रेस की दुश्मनी चलती है। दोस्तों क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि राजा भैया के जो पिता थे उदय प्रताप सिंह, उनको लेकर कहा जाता है कि वो राजा भैया के पढ़ाई के बहुत सख्त खिलाफ थे। दोस्तों क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि उस परिवार, उस खानदान, उस राजशाही परिवार जिसने कभी राजनीति में एंट्री करने के बारे में सोचा नहीं था, जिसका कोई भी व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बाद अचानक 26 साल का एक युवा निकलता है और वो कुंडा में राज तो करता ही है लेकिन देश की सियासत में अपनी एक नई पहचान भी बनाता है। दोस्तों आज मैं राजा भैया के बारे में ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे और साथ में दोस्तों आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि राजा भैया को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है कि राजा भैया गेस्ट हाउस कांड में जो सपा के समर्थित कार्यकर्ता थे गेस्ट हाउस कांड में गए थे और मायावती को बहुत अधिक अपमानित किए थे। उसमें राजा भैया को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि राजा भैया उनको उसी गेस्ट हाउस में चप्पल दिखाए थे। यह कहानी में कितना दम है यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं शुरू से कि आखिर भद्री रियासत है क्या और भद्री रियासत के सियासत तक का सफर राजा भैया ने कैसे तय किया। इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको भद्री रियासत को समझना होगा। दोस्तों जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय देश जो है वो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था और उन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जिसका नाम था भद्री रियासत और भद्री रियासत के राजकुमार या फिर ये कहें राजा थे बजरंग बहादुर सिंह। दोस्तों बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके अलावा जो है ये किसानों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़े हितैषी थे। दोस्तों जब आजाद हुआ देश और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद बजरंग बहादुर सिंह ने किसानों के हक में एक ऐसा फैसला लिया और सरकार को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान दिलाया जो वाकई जो किसान थे उनके लिए बहुत बेनिफिट साबित हुआ। दोस्तों असल में जब देश आजाद हुआ उसके बाद बजरंग बहादुर सिंह देश में जब केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की तो उनसे कहें कि देश में जिस तरीके से हालात हैं बहुत अधिक लोग कृषि पे डिपेंडेंट हैं और इसीलिए उनका यह मानना था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुले जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो और उसके बाद सरकार ने भी यह बात मानी और जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। दोस्तों बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल आगे जब बढ़े वो धीरे धीरे उनका कद आगे बढ़ा तो वो हिमाचल के दूसरे राज्यपाल तक भी पहुंचे, वहां पर भी अपनी सेवाएं दी। तो दोस्तों बजरंग बहादुर सिंह हमेशा परेशान रहते थे एक बात को लेकर। उनका मानना था चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो इसलिए परेशान रहते थे कि उनका अगला वारिस कौन बनेगा और इसी बीच दोस्तों वो अपने एक भाई के बेटे को गोद लेते हैं और उनका नाम था उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह मतलब राजा भैया के पिता, इनको वो गोद लेते हैं। दोस्तों उदय प्रताप सिंह बड़े शाही परिवार के थे और उसके बाद जब उनकी शादी होती है और उनके बच्चे होते हैं तो 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो बेटा होता है उसका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1967 को। जिस बेटे का जन्म होता है उसका नाम रखा जाता है रघुराज प्रताप सिंह जो आगे चल के राजा भैया के नाम से फेमस होते हैं। तो दोस्तों उदय प्रताप सिंह का बड़ा रसूख था और हो भी क्यों ना क्योंकि ये राजशाही परिवार से ताल्लुकात रखते थे, खानदान रईस था तो उसी तरीके से ठाट बाट भी था और इसी वजह से वो उसी तरीके से जिंदगी जिया करते थे। दोस्तों एक समय जब इंदिरा गांधी की सरकार और नेहरू की सरकार द्वारा रियासतें कुचली जा रही थी, उस समय रियासतों को एक तरीके से कह सकते हैं कि सप्रेस किया जा रहा था। तो उस समय बजरंग बहादुर सिंह ने क्या किया कि अपना अलग राज्य घोषित कर लिया अपनी रियासत को और यह बात जब दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली में तुरंत इंदिरा गांधी ने वहां पर सेना की एक टुकड़ी भेज दी प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में जो भद्री रियासत थी उसके किनारे किनारे सेना की एक टुकड़ी लग गई और उसके बाद पूरी तरीके से
से उस कोठी को घेर लिया जाता है। ये बात जब दोस्तों पता चली वहां के राजा जो बजरंग बहादुर सिंह थे, तो उनकी जो मानसिकता थी, जो एक तरीके से कहते हैं स्वतंत्र विचारधारा वाली मानसिकता थी कि अपने राज्य को अलग कर लेंगे, अपने रियासत को अलग कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं यहां पर दब गई। और ये वो कहानी थी दोस्तों कि जिसके बाद से कांग्रेस की दुश्मनी राजा भैया के खानदान से तब से चली आ रही है। दोस्तों इस दौरान दौलत, पैसे और रसूख और इसके साथ ही रईसी के बीच राजा भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राजा भैया के पढ़ाई की अगर बात करें दोस्तों, तो राजा भैया के पिता जो उदय प्रताप सिंह थे वो उनके पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उनके पिता का यह मानना था कि जो भी लोग पढ़ाई करते हैं वो बुज़दिल हो जाते थे, लेकिन इनके माता का जो मंजुला राजे थी उनका विचार बिल्कुल अलग था। और इसीलिए उदय प्रताप सिंह से चोरी छिपे ये राजा भैया का एडमिशन जो है वो इलाहाबाद करवा देती हैं। तो इलाहाबाद इनका एडमिशन होता है और उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद से होती है। 1985 में ये 10वीं पास करते हैं और 1987 में ये 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। और उसके बाद जब 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेते हैं और इसके साथ ही मध्यकालीन इतिहास की भी डिग्री वहां से लेते हैं। लेकिन उनके मन में था कि जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रतापगढ़ वापस लौटेंगे, और यही हुआ। जब वो पूरी अपनी शिक्षा कर चुके थे तो उसके बाद वो प्रतापगढ़ लौटे। लेकिन जब प्रतापगढ़ वो लौटे तो उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार ये कहने लगे कि आपको राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए, आपको राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में मन तो राजा भैया का था, लेकिन अनुमति सबसे बड़ी थी उदय प्रताप सिंह की, यानी उनके पिताजी की। जब तक वो अनुमति नहीं देते तब तक ये एंट्री नहीं कर सकते थे राजनीति में। और इसीलिए वो जाते हैं, जब 1992 में वापस घर जाते हैं तो अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी क्या मैं राजनीति में एंट्री कर सकता हूं? तो सबसे पहले बात दोस्तों वो तुरंत मना कर देते हैं। और जब तुरंत मना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजा भैया तुरंत वहां पे होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं। वो लगातार अपने पिता को लगातार मनाते रहते हैं। और उसके बाद एक बार जब पिता के पास वो गए इस बात को लेकर, तो वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु के पास जाइए। उनके गुरु थे, जो पिता के गुरु थे, उनका नाम था गुरु शिवपाल योगी महाराज जी। उनसे मिलने के लिए राजा भैया को कहते हैं। और उसके बाद राजा भैया बेंगलुरु पहुंच जाते हैं, वहां उनके गुरु जी से मिलते हैं। अब गुरु जी से जब मिलते हैं उनके सामने इच्छा प्रकट करते हैं तो वो भी इस बारे में हामी भर देते हैं कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। 26 साल की उम्र थी दोस्तों जब राजा भैया पहली बार सियासत में उतरे। और उस दौरान दोस्तों साल 1993 में यूपी का विधानसभा चुनाव हो रहा था। और विधानसभा चुनाव राजा भैया उसी समय निर्दल पर्चा दाखिला करते हैं और इनको चुनाव चिन्ह मिलता है थाल और तलवार। दोस्तों पहले चुनाव में 70% वोट राजा भैया को मिलते हैं। और इनके जो कैंडिडेट थे वो ताहिर हसन जो एसपी यानी समाजवादी पार्टी से थे, उनको ये हराकर कुंडा के विधायक सबसे पहली बार बनते हैं। दोस्तों उस समय यूपी में 425 सीटें हुआ करती थी, आज 403 है ना, उस समय 425 सीटें हुआ करती थी। और उसमें बीजेपी 177, सपा 109, बीएसपी 67 और अन्य में 72 सीटें बटी हुई थी। तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो बहुमत सिद्ध कर सके या किसी पार्टी को बहुमत मिला नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव यानी और समाजवादी पार्टी और कांसीराम की बीएसपी दोनों में एक तरीके से कहें गठबंधन हुआ। और यह गठबंधन 1993 में जब हुआ तो उसके बाद 1993 में मुलायम सिंह यहां पर सीएम बनते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गठबंधन था ये बहुत दिन तक नहीं चला। कुछ ही दिनों में दोनों पार्टियों के जो नेता थे, खासकर मायावती जो थी, वो लगातार मुलायम सिंह अपने ही सरकार पर वो हमलावर थी। कांसीराम भी लगातार खुलकर बोल रहे थे। तो इस दौरान जो है जो मुलायम सिंह यादव थे वो बहुत अधिक असहज महसूस कर रहे थे। एक किस्सा जरा सुनिए। दोनों पार्टियों के बीच जब मनमुटाव शुरू हुआ तो 1995 की बात है कि मुलायम सिंह ये सोच रहे थे कि ये मनमुटाव दूर करने के लिए वो कांसीराम से एक बार मिले। तो उसके बाद लखनऊ में कांसीराम के सर्किट हाउस में कांसीराम रुके हुए थे, तो वहां पर वो जाते हैं मिलने के लिए। और उस दौरान कांसीराम जो है अपने नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे थे। तो जब मंत्रणा कर रहे थे तो उनके कुछ लोग थे, वो बोले मुलायम सिंह से कि आप यहां पर बैठकर वेट कर लीजिए, वो काम खत्म करके फिर आपसे मिल लेंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे वक्त बीता गया उस दिन। और उसके बाद जो मंत्री थे, जो नेता थे, वो चले गए उठकर। तो उसके बाद मुलायम सिंह को लगा कि अब बुलाया जाएगा उनको। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद वो अपनी दाढ़ी बनाने लगे कांसीराम, वो नहाने लगे। और उसके अलावा ऐसे ऐसे 4 घंटे बीत गए, वो सो चुके थे और सो के वापस आए। तब उसके बाद मुलायम सिंह यादव से मिले। और ये मुलाकात में बातें क्या हुई ये तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन इतना जरूर था कि कांसीराम, चूंकि उस समय
मुलायम सिंह यादव सीएम थे, फिर भी काशीराम उनको उनके गाड़ी तक छोड़ने नहीं गए थे। इससे यह पता चलता है कि उस समय हालात क्या रहे होंगे। उसके कुछ ही दिन बाद दोस्तों 1 जून 1995 को बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया और काशीराम ने भाजपा के साथ डील कर ली। अब ये भाजपा के साथ गठबंधन शुरू होने वाला था। 2 जून को दोस्तों, इसको इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर देखा जाए तो काला दिन कहा जाता है। 2 जून 1995 को सपा नेता और कार्यकर्ता लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे थे और इस दौरान मायावती को और मायावती के बसपा विधायकों की बैठक वहां पर हो रही थी। दोस्तों सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया, दरवाजे तोड़े, मायावती पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ये गेस्ट हाउस कांड बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि इसी सपा समर्थित जो कार्यकर्ता थे, इसमें ही जितने लोगों को मुलायम सिंह यादव ने वहां पर भेजा था, उनमें से एक किस्सा बहुत वायरल है कि उनमें एक नाम रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया का भी था। और राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चप्पल भी मायावती को दिखाई थी। हालांकि एक इंटरव्यू में राजा भैया इस बात का दावा जो है वो खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि उस दिन वो गांव पर गए हुए थे और वहां पर वो इस तरीके से ओछी हरकत अगर रहते भी तो नहीं करते। हालांकि वो इस बात से खारिज करते हैं, लेकिन किस्से इस तरीके से वायरल होते रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मायावती को सरकार बनाने का न्योता मिला 3 जून को और उसके बाद उन्होंने भाजपा से समर्थन से 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेती हैं। लेकिन अक्टूबर 1995 तक ही यह भाजपा और बीएसपी वाला गठबंधन चल पाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। 1995 तक यह गठबंधन चलता है, तो मतलब लगातार हर 6 महीने साल भर में वोटिंग हो रहा है, सरकारें गिर रही हैं, कोई और मुख्यमंत्री बन रहा है, कुछ और चीजें हो रही हैं। तो इन्हें सारे अस्थिरता के चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों किंग मेकर की भूमिका में आते हैं रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। दोस्तों यहां से कहानी समझिए। 1996 में कुंडा के दिलेरगंज में दोस्तों 5 मुसलमानों के घर पर आग लगा दी गई और यह कहा गया कि राजा भैया के समर्थन में कुछ लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो लोगों ने ही यहां पर आग लगाई और 3 लड़कियां जो भागने की कोशिश कर रही थी उनको खत्म कर दिया गया। यहां पर दोस्तों इसके बाद से राजा भैया को पूरे देश में लोग जानने लगे और इनका कद बढ़ने लगा, इनको बाहुबली के तौर पर देखा जाने लगा। दोस्तों 1996 में दोबारा जब चुनाव हुआ तो इस बार राजा भैया के सामने शिव नारायण मिश्रा बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, वो थे उनके सामने और सामने प्रचार करने उनके लिए गए थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह वहां पर कुंडा में प्रचार करने गए थे और प्रचार के दौरान उन्होंने पहली बार कुंडा का गुंडा कहकर राजा भैया को संबोधित किया। और लेकिन इसका असर क्या हुआ, चुनाव में 80% फिर भी राजा भैया को वोट मिला और 14% जो है वो शिव नारायण मिश्रा को वोट यानी बीजेपी के वोटर को वोट मिला। हालांकि दोस्तों इस बारे में कहा जाता है कि राजा भैया और इसके अलावा जो कल्याण सिंह थे, इन दोनों के बीच में कभी कोई दुश्मनी या साजिश या रंजिश कोई चीजें नहीं थी। ये बस एक चुनावी तरीके से दिया गया स्टेटमेंट था। दोस्तों यहां पर भी जब ये चीजें हुई थी 1996 में जब चुनाव हुआ था तो यहां पर भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हुआ क्या यहां पर दोस्तों, यहां पर बहुमत किसी के पास नहीं हुआ और इसलिए यहां पर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 21 मार्च 1997 को बीजेपी बीएसपी की एक बार फिर से गठबंधन हुई और 1997 की वो बात है, 6 महीने के लिए एग्रीमेंट हुआ। इस तरीके से एग्रीमेंट हुई, सहमति जताई गई कि 6 महीने बीएसपी के लोग जो है मुख्यमंत्री रहेंगे, 6 महीने बीजेपी के लोग रहेंगे। तो हुआ क्या कि मुख्यमंत्री मायावती सबसे पहले बनी क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि पहले मुख्यमंत्री मैं बनूंगी। लेकिन 6 महीने बाद जब बारी आई कल्याण सिंह के बनने की तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कल्याण सिंह का नाम जो है वो मायावती नहीं मान रही थी। और इसीलिए हुआ क्या दोस्तों, 6 महीने बाद जब कल्याण सिंह की बारी आई तो मायावती ने इसे स्वीकार नहीं किया। 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह किसी तरीके से सीएम तो बने, लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज हो गई कि 1 महीने के अंदर बसपा जो है वो समर्थन वापस ले लेती है। अब यहां पर दिक्कत आ जाती है कि क्या कल्याण सिंह की सरकार जो है वो रहती है या फिर विदा हो जाती है। दोस्तों तभी राजा भैया ने एक बड़ी चीज थी जो किंग मेकर की भूमिका में उनको रखती है। दोस्तों राजा भैया ने बसपा और कांग्रेस के कुछ दिग्गज विधायकों को तोड़कर एक तकरीबन इसमें संख्या बताई जाती है 15 से 18 तोड़कर एक लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनाई और उनका समर्थन कल्याण सिंह को सरकार को दे दी। इसमें क्या हुआ कि इससे यह हो गया कि कल्याण सिंह की सरकार भी बच गई और किंग मेकर की भूमिका में जो है वो राजा भैया आ गए और इससे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत के मुख्य केंद्र में और नजरों में वो आ गए। अब इसका ये चीज आप समझिए कि एक समय जो कल्याण सिंह उनको कुंडा का गुंडा कहते थे, उन्हीं के फेवर के लिए वो 15 से 18 विधायक बसपा से और सपा से सारी जगहों से तोड़ते हैं और कांग्रेस
कांग्रेस से तोड़ते हैं और उसके बाद वो जो है इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, कल्याण सिंह को। और कल्याण सिंह इनके लिए क्या करते हैं, कल्याण सिंह इनको सरकार जब इनकी बन गई तो उसके बाद कैबिनेट मंत्री बना देते हैं राजा भैया को और 2-2 मंत्रालय दे देते हैं। तो ये भी इनाम जो है कल्याण सिंह ने उनको दिया। अब दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मायावती से बगावत और राजा भैया का जेल जाना, ये समझिए। तो दोस्तों ये जो किस्सा था, इसके बाद से मायावती को बहुत अधिक गुस्सा लगा था क्योंकि उनके विधायक छिटक के दूसरे के खेमे में गए थे। दोस्तों 2002 में यूपी में विधानसभा चुनाव फिर से हुआ, राजा भैया फिर से जीत हासिल की, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत इस बार भी नहीं। उस दौरान जो है अस्थिरता इस लेवल की थी, राजनीति इस लेवल की थी कि कुछ सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जा रही हैं, सपा को मिल जा रही हैं, बीएसपी को मिल जा रही हैं। तो इतना घमंजा टाइप का चीजें हो जा रही थी कि किसी की बहुमत जो है वो पारित नहीं हो पा रही थी। तभी बीजेपी दोस्तों बीजेपी से एक बार फिर से गठबंधन बनाने या सरकार बनाने का फैसला करती है और मायावती तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेती हैं। दोस्तों बीजेपी चाहती थी कि राजा भैया को मंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर से राजा भैया को लेकर मायावती जो है वो सीधे मना कर देती है कि इनको मंत्री नहीं बनाना है। अब इस बात की भनक जब राजा भैया को पता चलती है तो उसके बाद उन्हें बुरा लगता है। वो 20 विधायक सहित राजा भैया जो है वो राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल के सामने जो है अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पत्र दे देते हैं। अब यहां पर मामला बिगड़ने वाला था। तत्कालीन राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव जब दिया गया, क्योंकि वो जितने भी लोग 20 विधायक थे वो कोई बीजेपी से भागा हुआ था, बागी था, कोई अन्य पार्टियों से था, तो अधिकतर जो बीजेपी के थे उनको फिर से बीजेपी ने मना लिया और सरकार तो इनकी बच गई। लेकिन हुआ क्या कि ये जो एक घटना थी दोस्तों, ये घटना जो है मायावती और राजा भैया को एक दूसरे का दुश्मन बना दी। राजा भैया मुलायम सिंह के करीब आने लगे अब धीरे धीरे, क्योंकि चीजें बिगड़ रही थी। राजा भैया मुलायम सिंह के पहले से करीबी थे, अब धीरे धीरे और करीब आने लगे। दोस्तों यहां पर तभी लखनऊ के एक थाने में दोस्तों एक एफआईआर दर्ज होती है। वो एफआईआर दर्ज करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 20-18 विधायकों में से एक था, बीजेपी का जो विधायक था उनका नाम था पूरन सिंह। पूरन सिंह वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं और पूरन सिंह राजा भैया पर आरोप लगाते हैं कि राजा भैया धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर उनको मायावती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र राज्यपाल को देने के लिए कहे थे। और उसके बाद एफआईआर के बाद वारंट जारी होता है। 2 नवंबर 2002 को रात में राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक चीजें थी, ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राजा भैया से किस तरीके से मायावती ने बदला लिया, वो इस चीज का प्रमाण था। अब यहां पर समझिए, जो तालाब के बारे में जिक्र होता है, जो मगरमच्छ के बारे में जिक्र होता है, जो AK-47 के बारे में जिक्र होता है और जो आरोप पोटा झेल रहे थे रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, आतंकवाद का ठप्पा इनके ऊपर लग गया था, वो क्या मामला था दोस्तों। 2003 में मायावती ने उदय प्रताप सिंह के भद्री रियासत वाले महल पर और इसके अलावा राजा भैया की बेटी वाली कोठी पर दोनों जगह छापा मरवाती है। जब उनके सरकार वो जब सीएम बनती है उस दौरान दोस्तों 600 बीघा वाले तालाब में छापा जब पड़ा तो एक कंकाल निकलता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कुंडा के ही एक गांव के एक व्यक्ति का वो कंकाल था, एक गांव के व्यक्ति का जिसका नाम था संतोष मिश्रा। दोस्तों जिसको लेकर किस्सा ये मशहूर है कि संतोष मिश्रा एक बार गाड़ी लेकर जा रहे थे और उसी दौरान राजा भैया की गाड़ी के सामने आ गए या फिर टक्कर लग गई और उसके बाद राजा भैया के जो समर्थक थे वो संतोष मिश्रा को पीट कर खत्म कर दिए। इस प्रकार के जो किस्से हैं वो अधिकतर चर्चाओं में रहते हैं। मायावती ने इस तालाब को दोस्तों कब्जे में ले लिया। जो 600 बीघे का तालाब था, इसको जब मायावती की सरकार बनी कब्जे में लिया और उसके बाद क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी पार्क इसको घोषित कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि छापा जो है उदय प्रताप सिंह के यहां भी पड़ा था। तो उदय प्रताप सिंह के जब महल पर छापा पड़ा तो वहां पर AK-47 मिलता है। अब यहां पर समझिए, मायावती का स्टेटमेंट उस समय रहता है कि राजा भैया हमको मारने के लिए अपने पास हथियार रखे हुए हैं और उसके बाद पोटा एक्ट लगा दिया जाता है। किसके ऊपर, उदय प्रताप सिंह के ऊपर, इसके साथ ही अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर, इसके अलावा राजा भैया जो पहले से जेल में थे उनके ऊपर भी। अब यहां पर तीनों के ऊपर जो है वो पोटा एक्ट लगा दिया जाता है और उन पर आतंकवाद का ठप्पा लग जाता है। अब सोचिए दोस्तों, इनके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगाने वाला कौन, मायावती। क्यों? क्योंकि ये उस समय जो है हो सकता है कि वो गेस्ट हाउस कांड में वो काम किए हो, चप्पल दिखाने वाला हो सकता है, किससे मशहूर है। इसके अलावा जो विधायक थे उनको तोड़ने का काम लगातार कर रहे थे। ये दुश्मनी धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ गई। मायावती ने और क्या किया समझने की कोशिश करिए, और मुलायम ने कैसे ये मुलायम के करीबी आया और मुलायम ने कैसे इनके लिए काम किया ये भी समझिए। 2003 आते आते दोस्तों बीजेपी और बीएसपी के बीच गठबंधन डमाडोल हो रहा था। सितंबर 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और राजा भैया
केस में जांच कमेटी गठित करके इसे राजनीतिक साजिश करार दे देते हैं। होता क्या है, तभी राजा भैया की तबीयत अचानक बिगड़ती है, वो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में ट्रीटमेंट कराते हैं और जहां पर पहली बार वो अपने जुड़वा बच्चों से मिले। इस दौरान आपको बता दूं कि जब वो जेल में थे तभी उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो देखने को उनको बच्चे को मिला नहीं, और जब वो अस्पताल गए उनके दोनों बच्चों को वो देखे तो बहुत खुश हुए। ये चीजें एक किस्सा मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों 18 मई 2004 को कोटा मामले में राजा भैया को जमानत मिल जाती है 2004 में। जेल से आते ही दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात, जेल से आते ही समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार रहती है, जेल से आते ही मुलायम सिंह यादव राजा भैया को कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, दो पद देते हैं। दोस्तों 600 बीघा वाले तालाब को राजा भैया को फिर से वापस कर दिया जाता है और 2007 में चुनाव हुआ तो उसके बाद मायावती को फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। अब यहां से फिर से जो है राजा भैया के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। दुश्मनी की कहानी समझिए, 600 बीघे वाले तालाब को फिर से तालाब जो है वो पश्चिम बिहार घोषित किया जाता है। पहले वो राजा भैया का तालाब था, फिर वो पश्चिम बिहार घोषित किया गया, मुलायम सरकार आई, फिर उसको जो है नॉर्मल कर दिया गया, वो राजा भैया को दे दिया गया। फिर 2007 में मायावती की सरकार आती है, फिर उसे पश्चिम बिहार घोषित कर दिया जाता है। ये अदावत समझने की कोशिश करिए। 2009 में एक किस्सा मशहूर है दोस्तों कि 2009 में राजा भैया, चूंकि वो पायलट भी थे, वो हवाई जहाज उड़ाने के बहुत अधिक शौकीन थे, तो हवाई जहाज उड़ा रहे थे और इसी दौरान हवाई जहाज में कुछ दिक्कत आई और अचानक प्लेन क्रैश होकर जमीन पे गिर गया और इस घटना में राजा भैया को गंभीर चोट आई, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। इस घटना में बहुत अधिक गंभीर चोट आई, उनके पैर में बहुत अधिक चोट लगा, लेकिन इससे धीरे धीरे वो उभर चुके थे। 2010 में दोस्तों कुंडा में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था और समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे मनोज शुक्ला। तभी चुनाव काम करने वाली जो कमेटी थी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, उनके जो मेंबर थे, आरोप लगता है कि राजा भैया सहित 10 लोग और थे जो इसमें इन्वॉल्व थे कि उन तमाम सदस्यों को जो चुनाव कराने वाली समिति थी उसको जो है वो अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद मनोज शुक्ला 11 लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं और राजा भैया को गिरफ्तार किया जाता है और 5 महीने इस केस में भी उनको जेल में रखा जाता है। 2024 में मनीष शुक्ला ने खुद केस वापस लिया, अभी 24 की बात है, तब जाके ये केस जो है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ, वरना ये केस और लंबा चलता। अब दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले की हत्या और मंत्री पद छिन जाना। दोस्तों सिर्फ एक पुलिस वाले की हत्या होती है और उसके बाद इनका राजा भैया का मंत्री पद जो है वो छिन जाता है। समझिए, साल 2012 में दोस्तों सपा को पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी तो उसके बाद राजा भैया को 5वीं बार राजा भैया जो है वहां पर विधायक बनते हैं, इस बार मंत्री भी बने। लेकिन मार्च 2013 में डिप्टी SP उस समय हुआ करते थे कुंडा के जियाउल हक, और इस दौरान जो है गांव में 2 लोगों की जमीन का विवाद चल रहा था, एक का नाम नन्हे था और एक का नाम बबलू था। दोनों के बीच में जो है आपसी विवाद चल रहा था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोस्तों, चूंकि दोनों लोग जो है वो राजा भैया के करीबी थे, अब हुआ क्या कि प्रतापगढ़ में कुंडा में ग्राम प्रधान जो नन्हे यादव थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो दोनों पक्ष थे, दोनों लोग थे, उनमें से एक लोग की हत्या कर दी जाती है। अब DSP जियाउल जब इस जांच के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है, लाठियां चलाने लगती है और इसी बीच जो है जियाउल हक जो है अपनी रिवाल्वर खो देते हैं, उनके रिवाल्वर को कोई निकाल लेता है और उन्हीं को 3 गोलियां धड़ाधड़ मार देता है। अब दोस्तों नन्हे के भाई सुरेश थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। 3 मार्च 2013 को जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने FIR दर्ज में कहा कि राजा भैया पर साजिश का आरोप लगाया। दोस्तों राजा भैया ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सरकार मौजूदा थी वो समाजवादी पार्टी की थी, तो उस पर बहुत बड़ी अधिक प्रेशर हो रहा था, इसी वजह से राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा। 7 मार्च 2013 को CBI ने जांच ली और राजा भैया पर मर्डर का केस चार्ज हुआ। जून 2013 को CBI ने चार्जशीट दाखिल की, राजा भैया का नाम नहीं था और 11 अन्य पर आरोप लगे। 26 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को राजा भैया की भूमिका का दोबारा जांच करने के लिए आदेश दिए। 4 अक्टूबर 2024 को CBI ने 10 लोगों को दोषी ठहरा दिया और उसके बाद CBI ने 9 अक्टूबर 2024 को CBI कोर्ट में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी और उसके बाद यहां पर राजा भैया को दोष मुक्त कर दिया। अब आपको समझ में आया दोस्तों ये मामला जियाउल हक वाला क्या था। 2 लोगों के बीच में जियाउल हक जो है वहां पर मामला सुलझाने गए और उन्हीं को पीट दिया गया और उनको खत्म कर दिया गया उन्हीं के रिवाल्वर से। आरोप जो है वो राजा भैया के समर्थकों पर लगा। दोस्तों यहां पर आपको एक, जब राजा भैया
भैया के बारे में आप जान रहे हैं तो राजा भैया के बारे में जो उनकी पर्सनल जिंदगी है, जो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि उनका विवाह कैसे हुआ और वो तलाक का केस कैसे सड़क तक आ गया। उन दोनों के बीच की जो एक तरीके से कहें प्रेम कहानी थी वो कैसे सड़क तक आ गई, ये भी समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, राजा भैया और भानवी सिंह की शादी जो है वो 1995 में हुई थी। दोनों के बीच कई सालों से जो वैवाहिक रिश्ता था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन 2010 के आसपास ये वैवाहिक रिश्ता जो है वो तकरार में जन्म ले लेता है। 2022 में दोस्तों राजा भैया ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में भानवी सिंह के खिलाफ जो है एक तलाक का केस डालते हैं। भानवी सिंह ने जवाब में राजा भैया पर 30 साल से शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और क्रूरता का आरोप लगा देती हैं। 30 साल से ऐसा कर रहे हैं। मार्च 2025 में भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरगंज पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा का एफआईआर दर्ज कराती है। भानवी सिंह ने राजा भैया पर अन्य महिलाओं से संबंध, बच्चों की उपेक्षा और ससुराल वालों से उत्पीड़न का भी आरोप लगा देती है। सितंबर 2025 में भानवी सिंह ने पीएमओ में शिकायत की। पीएमओ में शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि राजा भैया के पास अवैध प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा है। इसके अलावा भानवी सिंह ने कोर्ट में 839 पेज का एक दस्तावेज जमा किया जिसमें आरोपों के सबूत वो थी। दोनों बेटों, जो दो बेटे हैं, वो भानवी सिंह का विरोध वो करते हैं और कहते हैं कि मां ने पिता को बदनाम किया और ये राजनीति का साजिश है। इसके अलावा दोस्तों, एक बेटे ने मां को परिवार की छवि खराब करने वाला तक बता दिया। भानवी की जो बहन थी जिनका नाम साध्वी सिंह था, वो भानवी के खिलाफ बोलती हैं कि वो बदनामी का आरोप दर्ज कराती हैं। 2023 में वो भी एफआईआर दर्ज कराती हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भानवी के खिलाफ बदनामी केस की कार्रवाई को रोक दिया था और जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को घरेलू हिंसा के मामले में 4 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया था। मामला दोस्तों अभी कोर्ट में चल रहा है। तलाक, घरेलू हिंसा, हथियार और बदनामी का केस जो है इससे जुड़ा हुआ है। दोनों अभी अलग रह रहे हैं लेकिन परिवार में गहरा बंटवारा हो चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजा भैया की। राजा भैया की वो पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी जो उनके जिंदगी में अभी तक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 2018 का एक किस्सा है कि जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो उस दौरान समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट थे जिनको वादा किए थे राजा भैया कि उनको वोट करेंगे, लेकिन बाद में चूंकि वहां पर बीएसपी और सपा का गठबंधन था तो इस वजह से बीएसपी से दुश्मनी होने के नाते वो बीजेपी के एक कैंडिडेट को वोट करते हैं और वो वोट करने के बाद वो बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा में जीत जाता है। इसके बाद तब से लगातार अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच तकरार देखने को मिल रही है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे यूथ नेशन के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।